SRP या SSR जो सीक्वेंस थी, जो मोलिकुलर मार्कर की तरह काम कर रही थी, वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स जो थे वो अपन ने पढ़ लिए। इसके बाद जो है अपन पढ़ने वाले थे SNP या सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी क्या है, एक तरह का मार्कर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं कि जो एक स्मॉल जेनेटिक चेंजेस जो होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसको अपन काम में लेते हैं बहुत ही सिंपल टाइप के स्मॉल जेनेटिक चेंजेस के लिए। SNP खुद क्या है, इज अ स्मॉल जेनेटिक चेंजेस, genetic change or variation that can occur within a DNA sequence. विदिन अ DNA सीक्वेंस। ये SNP क्या होती है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, ये जो जेनेटिक सीक्वेंस हमारे पास पाई जा रही है, DNA सीक्वेंस जो हमारे पास पाई जा रही है, उसके अंदर पाए जाने वाले स्मॉल चेंजेस या वेरिएशंस जो होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, genome position where some individuals have a single different nucleotide from other individuals have shown by have detected by other individual is detected by SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो है उससे हम क्या निकाल सकते हैं कि एक इंडिविजुअल जो दूसरे इंडिविजुअल से ओनली एक सिंगल पोजीशन में डिफरेंस रख रहा है, ओनली एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है उसके डिफरेंस रख रहा है, तो उसको हम डिटेक्ट करने के लिए क्या काम में लेंगे, SNP काम में लेंगे। ठीक है, SNP को उसके लिए काम में लेते हैं। उसके बाद जैसे अपन देखते हैं इंडिविजुअल्स को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें हम इंडिविजुअल फर्स्ट लिया अपन ने, इससे मान लो 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक इसके अंदर सीक्वेंस पाई जा रही है ए जी सी टी ए जी सी टी ए, ये सीक्वेंस इसके अंदर पाई जा रही है 3 प्राइम तक। ठीक है, इसके बाद जैसे अपन सेकेंड इंडिविजुअल को देखें तो सेकेंड इंडिविजुअल में 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक इसके अंदर पाया जा रहा है जैसे ए जी
C और T की जगह जैसे इसके अंदर आ गया G A T A, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये वाला जो सीक्वेंस है, तो ये वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये यहाँ पर क्या है, चेंज है। ये वाला न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखते हैं अपन, जैसे तीसरा इंडिविजुअल, जैसे 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक जाएं, A G C A T A। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर G की जगह पे क्या आ गया, C, G की जगह पर क्या आ गया, C, ठीक है। तो ये जो है ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज पाया जा रहा है। तीनों के तीनों इंडिविजुअल्स को अपन अगर देखें, पहले वाले में उसी जगह पर, उसी प्लेस के ऊपर क्या पाया जा रहा है, थायमीन, दूसरे वाले में पाया जा रहा है ग्वानिन, और तीसरे वाले में पाया जा रहा है साइटोसिन। तो तीनों के अंदर जो है इस सीक्वेंस का चेंजेस पाया जा रहा है। उसके बाद each SNP locus has to be defined by the sequence flanking the polymorphic nucleotide. The polymorphic nucleotide, जो हर एक SNP लोकस है वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, ये पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियोटाइड जो कि फ्लैंक हो रहा है उसके द्वारा हम क्या करेंगे, उसके सीक्वेंसिंग के द्वारा हम SNP लोकस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें दूसरी, SNP can have 4 alleles. 4 allele. Each allele being separated by one of the 4 DNA, न्यूक्लियोटाइड। मान लो 4 DNA थे अपने पास, ठीक है, और 4 DNA जो है उनके ऊपर 4 एलील्स है हमारे पास। हर एक एलील के अंदर एक एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस पाया जा रहा है, उसको अपन SNP से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। SNP के द्वारा हम इन सब को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद SNP आर सेपरेटेड SNP are found in coding and mostly non-coding regions. SNP जो है मोस्टली कहाँ पाई जाती है, कोडिंग रीजन्स में भी पाई जाती है, बट मोस्टली कहाँ पाई जाती है, नॉन कोडिंग रीजन्स में।
SNP ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगी, वो मिलेगी नॉन कोडिंग रीजन्स में। बाकी इसके अलावा ये पाई कहाँ जाती है, तो कोडिंग रीजन्स में भी ये पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये जो SNP है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, occurs with a very high frequency about 1 in 1000 base pair जो SNP है ये बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हो रही है। कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, 1000 जो बेस पेयर है उनके अंदर एक बेस पेयर क्या होगा, SNP शो करेगा। हर 1000 बेस पेयर के अंदर एक बेस पेयर SNP शो कर रहा है। मतलब जैसे ह्यूमन का जो जीनोम है वो पाया जा रहा है 3200 मिलियन बेस पेयर, 3200 मिलियन बेस पेयर है। ठीक है, 3200 मिलियन का मतलब हो गया 3200 लाख, एक मिनट 3200 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 इतने जो है बेस पेयर यहाँ पे पाए जा रहे हैं। इन इतने सारे बेस पेयर्स में से कितने, लगभग 3200 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 इतने SNP यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ह्यूमन के अंदर, जैसे ह्यूमन का जो जीनोम था वो कितना था, 3200 मिलियन बेस पेयर का, 3200 मिलियन बेस पेयर्स, उनमें कितने में देखने को मिल सकता है, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 बेस पेयर जो है वो SNP यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है। पर 1000 बेस पेयर 1 SNP हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इतने SNP यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे बेस पेयर यहाँ पे SNP शो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो शुरुआत है, यहाँ तक तो मिल सकते हैं। बाकी इसके अलावा बेस पेयर्स टू 1 in 100 to 300 बेस पेयर्स, यहाँ तक इतने ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ये तो इतने तो कम से कम मिलेंगे। इसके अलावा अगर ज़्यादा भी मिलते हैं तो ज़्यादा कितने मिल जाएंगे, लगभग 3200 गुणा 10 की पावर 4 इतने। एक मिनट इतने तक यहाँ पर हमें जो है SNP देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें आगे, अगर कोडिंग रीजन के अंदर ये SNP अगर हो, प्रेजेंट हो, SNP अगर कोडिंग रीजन के अंदर मिल जाए तो ये क्या कर सकता है, ये जो उस कोडिंग रीजन के द्वारा प्रोटीन बनाई जाने वाली है या उसके द्वारा जो mRNA सीक्वेंस बनने वाली है उसकी सीक्वेंस को भी क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है। तो ये क्या करेगा, SNP इन कोडिंग रीजन encoding region may alter the portion protein structure made by that coding region,
ये वाला जो कोडिंग रीजन है, इससे जो भी प्रोटीन बनने वाली है उस प्रोटीन को ये क्या कर सकता है, उसको उसके स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर सकता है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, इन ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो इन ह्यूमन बीइंग अप्रोक्सीमेटली 99.9% bases are same, and remaining 0.1% ये जो रिमेनिंग 0.1% है, ये ही क्या करता है, मेक ए पर्सन यूनिक। एक पर्सन को यूनिक बनाने का काम जो करता है वो कौन करता है, ये ओनली 0.1%। यानी लगभग जितने भी ह्यूमन बीइंग है उन सब का 99.999% जो डीएनए है वो क्या होता है, सिमिलर सा होता है। उसके अंदर बेसिस की सीक्वेंस जो है बिल्कुल सेम पाई जाती है, बट ओनली जो 0.1% डीएनए है उसके अंदर जो सीक्वेंस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट पाई जाती है, और ये 0.1% ही हर एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट बनाता है। ठीक है, ये जो वेरिएशंस होती है ना, ये हार्मफुल भी हो सकती है एंड यूजफुल भी हो सकती है, हार्मलेस भी हो सकती है एंड हार्मफुल भी हो सकती है। ठीक है, तो दीज वेरिएशंस कैन बी हार्मलेस जैसे इसका अगर अपन एक एग्जांपल देखना चाहें तो चेंज इन फिनोटाइप, ठीक है, जैसे फिनोटाइप में कोई चेंज हो जाए, ठीक है, तो जैसे हार्मलेस भी हो सकता है एंड हार्मफुल, कैन बी हार्मलेस और हार्मफुल। हार्मफुल कैसे, जैसे डायबिटीज हो गई, ठीक है, कैंसर हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, ऐसे मतलब कई सारे डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है जो क्या हो सकती है, इस वेरिएशन के कारण अगर हो सकती है और ये हार्मफुल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा mutation can be a reason for SNP के लिए जो है म्यूटेशन एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, इस म्यूटेशन जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। म्यूटेशन भी दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से, जैसे एक ट्रांजिशन टाइप का म्यूटेशन दो टाइप का हो सकता है इसके अंदर, एक ट्रांजिशन टाइप का और एक हो गया अपना ट्रांसवर्जन टाइप का। ट्रांसवर्जन या ट्रांजिशन टाइप का हो सकता है। जैसे इसमें क्या क्या अंतर क्या क्या है ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन में, ये अपन बात करें तो जैसे ट्रांजिशन की अपन बात करें तो ट्रांजिशन में क्या होगा, एक प्यूरिन
कन्वर्ट होगा प्यूरिन में, प्यूरिन कन्वर्ट होगा प्यूरिन में, और पायरिमिडीन है वो कन्वर्ट होगा पायरिमिडीन में, पिरिमिडीन में कन्वर्ट होगा, प्यूरिन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, प्यूरिन तो कन्वर्ट होगा प्यूरिन के अंदर और पिरिमिडीन कन्वर्ट होगा पिरिमिडीन के अंदर। ये तो अगर ऐसे वाला ट्रांजिशन, ऐसे वाला कन्वर्जन होता है जिसमें प्यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है, पिरिमिडीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको तो बोलते हैं अपन ट्रांजिशन। बट ये उल्टा हो जाए प्यूरिन कन्वर्ट हो जाए पिरिमिडीन में, प्यूरिन का जो एक्सचेंज है वो हो जाए किसके साथ, पिरिमिडीन के साथ, और या पिरिमिडीन का एक्सचेंज हो जाए प्यूरिन के साथ, क्योंकि ये दोनों के दोनों अलग टाइप का बेस बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इनका वर्जन ही चेंज हो गया है। इसको क्या बोल दिया, ट्रांसवर्जन। यहाँ पर इनका वर्जन ही चेंज हो गया, ये थे प्यूरिन बन गए पिरिमिडीन, इनकी जगह पे आ गया क्या, पिरिमिडीन। यहाँ पे थे पिरिमिडीन आ गया इनकी जगह प्यूरिन, इसको क्या बोल दिया, ट्रांसवर्जन। यहाँ पे ट्रांजिशन मतलब एक प्यूरिन में ही कन्वर्ट हो रहा है, पिरिमिडीन में ही कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे म्यूटेशन जो है वो आकर हो सकते हैं। इसके अलावा जो कोडिंग रीजन के अंदर जो चेंजेस पाए जा रहे हैं, एसएनपी पाई जा रही है कोडिंग रीजन में, एसएनपी जो पाई जा रही है वो दो टाइप की हो सकती है। वो दो टाइप कौन कौन से, दो टाइप की हो सकती है। दो टाइप कौन कौन से हो गए अपने पास, सिनोनिमस एंड नॉन सिनोनिमस। सिनोनिमस एंड नॉन सिनोनिमस, नॉन सिनोनिमस। ठीक है, सिनोनिमस भी हो सकते हैं और नॉन सिनोनिमस भी हो सकते हैं। सिनोनिमस कैसे, अगर सिनोनिमस कैसे बोलते हैं अपन, सिनोनिमस ऐसे बोल सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे कोई एसएनपी अकर हो जाए, एसएनपी अकर हो गई, एसएनपी तो अकर हो गई, बट ये एसएनपी डज नॉट, इसके कारण चेंज नहीं हो रहा, डज नॉट चेंज अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को ये चेंज नहीं कर रही है। जैसे क्या होना तो क्या चाहिए, यहाँ पे अगर न्यूक्लियोटाइड ही चेंज हो गया तो मतलब अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, कोडिंग के टाइम पे अगर न्यूक्लियोटाइड अलग आएगा तो वहाँ पे अमीनो एसिड के सीक्वेंस भी चेंज होनी चाहिए। बट क्या होता है कि एक वोबल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर थर्ड पोजीशन पर न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है तो उसके ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, और उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने के कारण सेम जो अमाइनो एसिड है वो आ सकता है। ऐसे बहुत सारे कोडिंग में आप देख सकते हो, वहाँ पर जब कोडिंग देखोगे तो वहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे ऐसे कोडिंग सीक्वेंसेस पाई जाती है जिसमें अगर थर्ड पोजीशन चेंज हो जाती है तो भी एक अमाइनो एसिड जो है सेम टू सेम आ जाएगा। तो इस वाले चेंज को अपन क्या बोल देंगे, सिनोनिमस। बट अगर यहाँ पर ये चेंज हो जाता है, सेम अमाइनो एसिड यहाँ पर नहीं बनता, तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, नॉन सिनोनिमस। नॉन सिनोनिमस भी दो टाइप का हो सकता है, एक सेंस और एक नॉन सेंस, मिस सेंस या नॉन सेंस, सॉरी मिस सेंस, नॉन सेंस। इसके नॉन सेंस में क्या होगा, इसके अंदर कोडोन बन जाएगा स्टॉप कोडोन, मतलब कोई सेंस ही नहीं निकल रहा। यहाँ पे तो क्या बन गया, स्टॉप कोडोन, इसने तो ट्रांसलेशन को ही रोक दिया, खत्म। इसके बाद में प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, नॉन सेंस। एक मिस सेंस,
मिस सेंस मतलब इसने अपना जो पहले जो ये बना रहा था अमाइनो एसिड वो ये नहीं बनाएगा, उससे ये चेंज हो गया। SNP, एक मिनट, SNP result in only SNP results the formation of other amino acid. अदर अमाइनो एसिड, दूसरे अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। तो ऐसे दो टाइप के अपन ने पढ़ लिए। कोडिंग रीजन के अंदर SNP हो रही है तो वो दो टाइप की हो सकती है, एक सिनोनिमस, दूसरी नॉन सिनोनिमस। सिनोनिमस हो रही है तो मतलब वहाँ पे अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज नहीं होगी, अमाइनो एसिड वहाँ पे चेंज नहीं होगा, वोबल पोजीशन के ऊपर वो चेंज हुआ है। और अगर नॉन सिनोनिमस है तो मतलब वो वोबल पोजीशन के ऊपर ना होकर के पहले वाली जो दो पोजीशन है वहाँ पर कोई चेंज हुआ है। और उस चेंज के कारण दो टाइप के चेंजेस हो सकते हैं, एक नॉनसेंस टाइप का। नॉनसेंस टाइप का क्या होगा, इसके अंदर स्टॉप कोडोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोटीन का आगे ट्रांसलेशन ही नहीं होगा, वहीं पे ही ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा मिससेंस टाइप का जिसके अंदर SNP जो है उसके कारण क्या बन जाएगा, अदर टाइप का अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। कौन से वाले से, जो पहले बन रहा था ना उससे अदर टाइप के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करें कि इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को भी ये बहुत अच्छे से क्या कर सकती है, डिफरेंशिएट कर सकती है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको भी यूज करके यहाँ पे डिटेक्शन किया जा सकता है। इसके बाद अपन बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की। इसका डिसएडवांटेज ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम does not represent variables within a family। ये क्या होता है कि कभी कभी ना मोस्ट ऑफ टाइम ये क्या करती है, मोस्ट ऑफ टाइम ये रिप्रेजेंट नहीं करती वेरिएबल्स को। एक ही फैमिली के अंदर जो वेरिएबल्स पाए जा रहे हैं उनको ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है। तो ये इसका क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया। तो ये हो गए अपने वो वाले मार्कर्स, मोलिकुलर मार्कर्स। इसके बाद अपन बात करें मोलिकुलर मार्कर्स में अपन ने क्या क्या देख लिया, RFLP, RAPD, AFLP, SSR और SNP, ये सारे के सारे हमने मोलिकुलर मार्कर्स देख लिए अभी तक।
जिनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि जीनोम मैपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जीनोम के अंदर कोई डिजीज़ है, उस डिजीज़ के लिए कौन से वाला जीन रेस्पॉन्सिबल है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे इतने सारे मैकेनिज्म्स को देख रहे थे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें कि ये तो बात हुई किसी अदर जीन के रेस्पॉन्स में अगर हमें दिखाना है तो बात करते हैं। अगर हमें जीनोम मैपिंग को और भी ज़्यादा अच्छे से करना है, जीनोम की मैपिंग को बहुत अच्छे से देखना है, तो इसके लिए हम क्या करें, तो ये एक और दूसरी मैपिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, या इनको अपन नाम दे देते हैं रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, क्योंकि इसके अंदर ना हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स होते हैं उनको अपन काम में ले लेते हैं, मैपिंग के लिए काम में लेते हैं। जैसे अपन बात करें इसके अंदर होता क्या है, ये क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, तो जनरली हैव हायर रिजोल्यूशन इसका हाई होता है, एंड आर मोर एक्यूरेट, देन जेनेटिक मैप्स। जो जेनेटिक मैप्स हैं उनकी तुलना में ये क्या होते हैं, मोर एक्यूरेट होते हैं, और इनका रेजोल्यूशन जो है वो हायर होता है जेनेटिक मैप्स की तुलना में। इसके बाद अपन बात करें, जैसे इसको समझने की कोशिश करें कि जो फिजिकल मैप है और जो जेनेटिक मैप है इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो अपन जैसे फिजिकल मैप तो वो वाला मैप है जो हर एक गली के अंदर हर एक हाउस को बताता है। हर गली के अंदर, एक गली के अंदर कौन कौन सा हाउस पाया जा रहा है, उस हर एक हाउस की पोजीशन को बताए, वो वाला मैप जो है वो तो है फिजिकल मैप। बट जो जेनेटिक मैप है वो ऐसा मैप है जैसे कि मैप पर हम देख रहे हो और वो ओनली ऊपर से जो हाईवे वाली रोड है वो ही दिखा रहा है, बाकी अंदर की तरफ का कोई भी लोकेशन नहीं दिखाता। हाईवे वाली रोड वाली दिखा रहा हो तो ये वाला जो मैप है, ऐसे टाइप का जो मैप है वो उससे अपन कंपेयर कर सकते हैं किसको, जेनेटिक मैप को, जो ओनली हाईवे बता रहा है, जीन के हाउस को नहीं बता रहा। अगर हमें हाउस का पता करना है तो हाउस का पता करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, फिजिकल मैप को काम में लेते हैं। अब ये फिजिकल मैप जो है ये वर्क कैसे करता है इसकी अपन बात करें तो इसके लिए अपन क्या काम करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को काम में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन अगर एग्जांपल के थ्रू समझें, जैसे ये एक अपन ने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया और उससे डाइजेस्ट कराया, और डाइजेस्ट कराने के बाद कौन कौन से फ्रेगमेंट मिल रहे हैं उनको देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो जैसे इको R1 से हमने डाइजेस्ट करवाया, एक DNA ले लिया हमने, उसको क्या कराया, इको R1 से हमने डाइजेस्ट करवा दिया। इको R1 से जब हम डाइजेस्ट करवाते हैं इसके अंदर 3 बैंड मिलते हैं हमें। 3 बैंड कौन कौन से, एक 8 KB का, एक 8 KB का मिल गया किलो बेस पेयर, 8 किलो बेस पेयर का, एक मिल गया हमें 3 किलो बेस पेयर, एक मिलता है हमें 2 किलो बेस पेयर का। ठीक, ऐसे जो है हमें 3 फ्रेगमेंट यहाँ पे मिलते हैं। ऐसे ही जब हम BAM-H1 से जब हम डाइजेस्ट करवाते हैं अकेले से, तो यहाँ पर हमें 2 फ्रेगमेंट देखने को मिलते हैं, एक 9 का और एक 4 का, एक 9 किलो बेस पेयर और एक 4 किलो बेस पेयर। 2 फ्रेगमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जब हम दोनों से डाइजेस्ट करवाते हैं, इको R1 प्लस BAM-H1, दोनों से जब हमने डाइजेस्ट करवाया तो यहाँ पर हमें
जो है 5 सेगमेंट 4 सेगमेंट देखने को मिलते हैं। 4 सेगमेंट कौन कौन से? एक तो 7 किलो बेस पेयर, ठीक है, एक 7 किलो बेस पेयर का, एक 3 किलो बेस पेयर, एक हो गया अपना 1 किलो बेस पेयर, एक हो गया अपना 2 किलो बेस पेयर, और एक हो गया अपना 1 किलो बेस पेयर। ऐसे जो है अपने 4 सेगमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। जब हमने इको R1 से कटवाया तो कितने मिले? 3, 8, 3 और 2। जब बैम H1 से कटवाया तो 9 और 2, 9 और 4 ठीक है, और जब दोनों से कटवाया तो 4, 7, 3, 2, 1। ये हमें फ्रेगमेंट देखने को मिलते हैं। चलो इसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे बैम H1 और इको R1 दोनों से हम कटवा रहे हैं, ठीक है। बैम H1 से जब हमने कटवाया तो इसने इसको काटा 9 किलो बेस पेयर में और 4 किलो बेस पेयर में, 2 में काट दिया, ठीक है। ये तो हो गया अपना एक। इसके अलावा जब हमने इसको इको R1 से कटवाया, इको R1 ने क्या किया? इसको 3 में काटा। 3 कौन कौन से? एक हो गया अपना 8 किलो बेस पेयर, एक हो गया अपना 3 किलो बेस पेयर, और एक हो गया अपना 2 किलो बेस पेयर। तो जब दोनों से हमने डाइजेस्ट करवाया, इसको दोनों से जब हमने डाइजेस्ट करवा दिया तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 7 किलो बेस पेयर, 2 किलो बेस पेयर, 3 किलो बेस पेयर, 2 किलो बेस पेयर और 1 किलो बेस पेयर। ये सारा हमें देखने को मिलता है। अब हमें कुछ ऐसे इन सब को अरेंज करना है कि ये सारा का सारा जो है अरेंज भी हो जाए, और ये जब हम इनको काटें, दोनों को एक साथ काटें, तो हम रिप्रेजेंट भी कर पाएँ कि हाँ, इको R1 ने इसको यहाँ से यहाँ तक काटा तो ये 8 किलो बेस पेयर वाला फ्रेगमेंट। इसके अलावा बैम H1 ने इसको यहाँ से काटा तो ये वाला फ्रेगमेंट। इसके लिए जो मतलब पोजीशन निकल के आती है हमारी, वो कुछ इस प्रकार से निकल के आती है। जैसे ये फ्रेगमेंट था अपना, सबसे पहले 2 किलो बेस पेयर, दूसरा फिर अगला 7 किलो बेस पेयर, ठीक है। उसके बाद अपना निकल के आती है 1 किलो बेस पेयर, और फिर सबसे लास्ट में आता है 3 किलो बेस पेयर, ठीक है। ये जो है ऐसे सीक्वेंस निकल करके आती है। जब हम इसको पूरा एनालाइज करके इसकी सीक्वेंसिंग करते हैं तो ये सीक्वेंस निकल के आती है। अब इसमें यहाँ पे निकल के क्या आ रहा है वो देखते हैं अपन, है ना। जैसे अपन ने पहले इको R1 से डाइजेस्ट करवाया था तो हमें मिल रहा था 8, 3 और 2। देखते हैं यहाँ पे 8 और 3 और 2 मिलता है क्या। पहला 2 किलो बेस पेयर मिल गया, 2 किलो बेस पेयर, इको R1 से कटा तब 2 किलो बेस पेयर मिल गया, बिल्कुल मिल गया। उसके बाद दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा 8 किलो बेस पेयर मिल गया क्या, बिल्कुल मिल गया। 8 किलो बेस पेयर वाला यहाँ पर हमें मिल गया, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि 3 किलो बेस पेयर वाला मिल गया क्या, हाँ बिल्कुल 3 किलो बेस पेयर का भी मिल गया, ठीक है। तो ऐसे जब हमने इसको सीक्वेंस में अरेंज किया, और किसी सीक्वेंस में अरेंज करते ना तो ये वाला हमें नहीं मिलता, बट यहाँ पे हम इसको इस सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो 8 किलो बेस पेयर में मिल गया, 3 किलो बेस पेयर में मिल गया, 2 किलो बेस पेयर में मिल गया। चलो ये तो हो गया इको R1 के लिए। दूसरा अपन देखते हैं बैम H1 के लिए मिल रहा है क्या। तो बैम H1 में हमें 2 फ्रेगमेंट मिलते हैं, कौन कौन से, एक तो 9 किलो बेस पेयर, एक 4 किलो बेस पेयर। तो यहाँ पे मिल रहा है क्या, देखो ये तो हो गया 9, बैम H1 से काटा तो ये बट गया 2 में, 9 किलो बेस पेयर, और एक हो गया 4 किलो बेस पेयर, 1 and 3 4 किलो बेस पेयर। तो दोनों मिल गए क्या, बिल्कुल मिल गए, दोनों के दोनों मिल गए। इनको जब ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो हमें हर एक का सीक्वेंस पता चल रहा है क्या, बिल्कुल पता चल रहा है कि ये 2 किलो बेस पेयर सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये 7 किलो बेस पेयर वाला आएगा, उसके बाद ये 1 किलो बेस पेयर वाला आएगा, उसके बाद ये लास्ट में 3 किलो बेस पेयर वाला आएगा। इस तरह से हम जो है यहाँ पर पूरे के पूरे सीक्वेंस का अरेंजमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है रेस्ट्रिक्शन मैपिंग या फिजिकल मैपिंग काम में आती है, जो कि एक प्रॉपर वे में हर एक सीक्वेंस का अरेंजमेंट यहाँ पे शो कर रही होती है। यहाँ पे हम हर एक जीन को लोकस को पता लगा सकते हैं, हर एक जीन के लोकस का पता लगा सकते हैं, किसके थ्रू,
रेस्ट्रिक्शन मैपिंग के थ्रू, जिसके अंदर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को काम में लेते हैं और एक जीन की सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना फिजिकल मैप। इसके बाद जो है अगला जो है आगे का जो टॉपिक है वो अपन देखते हैं अगली क्लास के अंदर। आज तक के लिए इतना ही, ठीक है।